हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 9 के अध्याय 1 को, मैथ के अध्याय 1 को पढ़ने वाले हैं, जो कि है संख्या पद्धति। ठीक है, तो इसमें हम केवल पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पहली प्रश्नावली को। तो देखिए, संख्या पद्धति में सबसे पहले हम पढ़ते हैं संख्या रेखा को। संख्या रेखा, जैसे कि यहाँ पे हम जो गिनती की संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक रेखा हम बनाते हैं और उसमें एक हम बिंदु लेते हैं जिसको हम जीरो मानते हैं, शून्य। ठीक है, उसके बाद उसके दाहिनी और बाईं तरफ संख्याएं लेते हैं। दाहिनी तरफ हम धनात्मक संख्याएं लेती हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये बढ़ता चला जाएगा 6 7 8 9 10 ऐसे, और जीरो को इधर -1 -2 -3 -4, मतलब कि इस तरीके से इधर भी बढ़ता ऐसे चला जाएगा अनंत तक। तो इनको हम धनात्मक संख्याएं बोलते हैं, इनको हम ऋणात्मक संख्याएं बोलते हैं। और जो हमारा शून्य होता है वो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब संख्या रेखा के बाद हम संख्याओं का वर्गीकरण देख लेते हैं। जैसे पहले आती है हमारी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या होती क्या है? जो संख्याएं हम 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या, जैसे कि जीरो को छोड़ दें तो 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके जितनी भी संख्या होंगी उनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं, और उसे यन से हम लिखते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? देखिए, जो गिनती की हमारी संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से, अगर इसमें हम जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो वो संख्या हमारी क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, प्राकृत संख्या में क्या होती है? 1 से लेकर के अनंत तक संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं, और जीरो से लेकर के अनंत तक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। ये दोनों में अंतर है। उसके बाद आ जाते हैं हम पूर्णांक। पूर्णांक में देखिए, पहले मैंने आपको बताया कि ये धनात्मक संख्या होती हैं और ये ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अगर हम धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और जीरो सबको मिला लें तो वो हमारा क्या होता है? पूर्णांक। यानी कि पूर्णांक में धनात्मक संख्या भी आती है, ऋणात्मक संख्या भी आती है, और शून्य भी हमारा आता है पूर्णांक में। ठीक है, अब बात करते हैं हम परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं उनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। P/Q एक पूर्णांक हो और Q जीरो ना हो। इसका मतलब देखिए, जैसे पूर्णांक का मैंने आपको बताया, पूर्णांक क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 2/3। ठीक, अब देखिए 2 और 3 दोनों पूर्णांक हैं। तो और यहाँ पे Q का मतलब होता है कि ये जो नीचे वाला, देखो इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, तो कभी भी हर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी वो परिमेय संख्या होनी। अब देखो, जीरो नहीं होगी तभी वो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे 2/3 है, तो 2 और 3 दोनों पूर्णांक हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर जैसे 4 लिखा है, मान लीजिए 4 लिखा है, तो ये एक परिमेय संख्या है या नहीं है? क्योंकि अगर 4 लिखा है तो इसको 4 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया इस तरीके से। अब देखो, ये P और ये Q, मतलब P/Q के फॉर्म में है, दोनों पूर्णांक है, और हर जो है वो जीरो नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या है। और इसी तरीके से 22/7 अगर हम ले लेते हैं तो देखिए ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि दोनों पूर्णांक हैं, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1.2 क्या एक परिमेय संख्या है, तो देखिए इसको भी हम 1.2 को लिख सकते हैं 12 और इसको 10। ठीक है, दशमलव को भिन्न में परिवर्तित करना हम जानते हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये क्या है? इसको अगर हम सरल भी कर लें या वैसे ही रहने दें तो देखते हैं हम, ये दोनों पूर्णांक हैं और ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से परिमेय संख्या, जैसे अब यहाँ पे मैं लिख दूँ √4। ठीक है, ठीक है, करड़ी के अंदर 4, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2। तो ये भी क्या हो जाएगा? एक पूर्ण संख्या हो जाएगी, क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो इस तरीके से हम परिमेय संख्याओं को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए यहाँ पर, ओके,
यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि √3, अगर 3 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कोई भी ऐसी पूर्ण संख्या नहीं आएगी, तो इसलिए हम √3 को क्या बोलेंगे? यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से जितनी भी संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है, पूर्ण में, उसको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे √6 ले लेते हैं, तो इसका भी कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस तरीके से। और एक चीज़, अगर हम कोई दशमलव ऐसा लेते हैं, ऐसी कोई संख्या है जिसके दशमलव के बाद के जो अंक हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पे जैसे कोई भी संख्या हम ले, जैसे मान लेते हैं पाई, तो पाई जो होती है, पाई की वैल्यू 3.14, इसके बाद ऐसे चलती चली जाती है, बहुत सारी इसमें वैल्यूज़ होती हैं, कोई भी रिपीट नहीं होता, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम चलते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब कि उसमें परिमेय संख्याएं भी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्या में आपकी पूर्ण संख्या और आपकी प्राकृत संख्या, सारी संख्याएं परिमेय संख्या में आ जाती हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, शांत दशमलव क्या होता है। देखिए, जैसे एक भिन्न लिखा हुआ है 1/2, 1/2। ठीक है, अगर इसको दशमलव में परिवर्तित करते हैं भाग दे करके, तो क्या होता है? 2 से अगर हम 1 में भाग करते हैं तो भाग तो नहीं जाएगा, इसलिए 0 पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं, और 2 पंचे 10। ठीक, यहाँ पे कट गया। देखिए, शेषफल 0 हो गया और भागफल जो है वो एकदम निश्चित आए, उसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। इस तरीके से जैसे 6/5 है, इसको अगर हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2। ठीक है, ये भी शांत दशमलव कहलाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद इसमें अंकों की संख्या निश्चित है। जैसे यहाँ पर सिर्फ 1 अंक आया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, एक होता है अनुवसानी आवर्ती क्या होते हैं। देखिए, इसमें भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। मतलब कि जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि 1/3, ठीक, 1/3, अगर हम 3 से 1 में भाग देते हैं तो यह आता है 0.3333, इस तरीके से ये ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो इसको हम क्या, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3, ऊपर रेकरिंग लगा सकते हैं। यानी कि इसका मतलब होता है कि ये 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। ठीक है, क्योंकि इसका जब हम दशमलव निकालते हैं, दशमलव बदलते हैं, तो ये क्या होता है? बार ऐसे ही रिपीट होता चला जाता है। ठीक है, अब देखिए, बात करते हैं अनुवसानी अनावर्ती। यानी कि इसमें क्या होता है? जब इसका हम दशमलव रूप निकालते हैं, दशमलव में बदलते हैं संख्या को, तो इसमें कोई भी चीज़, कोई भी अंक ऐसा नहीं हो जो बार आ रहा हो। देखिए, यहाँ पे भागफल जो है वो अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, भागफल में जो अंक हैं वो अनंत है और उनकी कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इसी तरीके से पाई में भी यही चीज़ें हैं कि पाई में भी दशमलव के बाद जो अंक हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती हैं और वो अनंत तक ऐसे चलते जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं अनुवसानी अनावर्ती। ठीक है, तो ये है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इसके एक्सरसाइज को।